बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैस के कॉस्मिक सूप से भरा हुआ था। आखिरकार हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स आपस में मिलकर तारों को बनाने लगे। तो तारे ग्रुप में आकर गैलेक्सीज बने और उसी को हम फर्स्ट लाइट कहते हैं। उस फर्स्ट लाइट को देखना कि हमारा ये ब्रह्मांड की पहली गैलेक्सी थी, वही समय था जब क्रिएशन हुई थी। जब हम आकाश में देखते हैं तो आकाश गंगा के तारों के आगे हमें सिर्फ अंधेरा दिखता है। ब्रह्मांड की कहानी जानने के लिए हमारे पास कभी भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। समय में पीछे झांककर उस फर्स्ट लाइट को देखने के लिए आपको आज तक का सबसे कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप चाहिए। वेब नासा के इतिहास का सबसे जोखिम भरा मिशन है। ये मिशन एक टेक्नोलॉजिकल जीत भी हो सकती है या फिर एक मुसीबत भी। हम अंतरिक्ष में 16,000 किलोमीटर दूर सबसे बड़ा टेलीस्कोप डाल रहे हैं। ऐसी हजारों चीजें हैं जो गलत हो सकती हैं। इस मिशन में सबसे ज्यादा सिंगल पॉइंट फेलियर्स हैं। नामुमकिन को मुमकिन करते हुए नाकाम होना सोच के ही डर लगता है। कोई भी कामयाब मिशन सिस्टम्स इंजीनियर जो किस्मत को नहीं मानता, वो या तो बेवकूफ है या झूठा। उन पहली इमेजेस में हमें उन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद मिलेगी। हम कहां से आए हैं, हम यहां कैसे पहुंचे और क्या हम अकेले हैं। ये हमारा इतिहास है यहाँ पर। ये हमारा पूरा इतिहास है। हमारा पूरा इतिहास यहाँ है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये टेलीस्कोप जीवन की तलाश में हमारा अगला बड़ा कदम है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसीलिए उसमें कहीं तो जीवन जरूर होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके को पूरी तरह बदल देगा। एक नया टेलीस्कोप तैयार है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसका नाम नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे रखा गया है, हकीकत बनने वाला है। इसे फ्रेंच गियाना से लॉन्च किया जाएगा, एक स्पेस पोर्ट जो याद दिलाता है कि ये सिर्फ नासा मिशन नहीं है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ एक जॉइंट मिशन है। 3 दशक और 1000 करोड़ डॉलर की लागत से बना ये प्रोजेक्ट विवादों से घिरा रहा है। कई हादसे, पैसों की तंगी और कांग्रेस द्वारा रद्द किए जाने का खतरा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च में नासा का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो लगभग 1000 करोड़ डॉलर और 2 दशकों की मेहनत पे पलक झपकते ही पानी फिर जाएगा। हे, कैसे हो? ठीक हो? थॉमस ज़बर्कन नासा में हेड ऑफ साइंस हैं। यहाँ हम आपको डॉक्टर जेड भी कह सकते हैं। वो दिन आ गया है, इतने दशक, इतना समय, इस टेलीस्कोप के पीछे इतने लोगों की मेहनत, और अब लॉन्च में कुछ ही मिनट बाकी है। इस रॉकेट के ऊपर ये टेलीस्कोप है, एक टेलीस्कोप जिस पे लगभग 10,000 लोगों ने काम किया है। उस टेलीस्कोप के साथ उन सब लोगों की और हजारों लाखों वैज्ञानिकों की उम्मीदें जुड़ी थी, जिनमें कुछ अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। उनको इसके डेटा से फायदा होगा। हम सब इसके अंतरिक्ष की यात्रा के काउंटडाउन के आखिरी मिनटों का इंतजार कर रहे हैं। थम्स अप, सिस्टम रेडी, T-30 seconds and counting। वेब नासा के इतिहास का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन था। इसमें मैन्युफैक्चरिंग इशू, प्लानिंग इश्यूज, सिस्टम इश्यूज, पर्सनल इश्यूज थे। कभी कभी लगता था कि नहीं होगा। टर्मिनल काउंट का इंतजार है। मैं अक्सर वेब को साइंस का अपोलो मानता था। ये इतना मुश्किल है कि लगभग नामुमकिन है।
हम फिर भी करते रहे। इस लॉन्च तक का सफर बहुत लंबा था। मैंने इस प्रोजेक्ट पे 15 साल काम किया है। मुझे लगता है मेरी पहचान का सबसे अहम हिस्सा मेरा काम है, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, वो मेरा जुनून है, इसलिए मैं वो करती हूँ। एक नामुमकिन सा काम करना, और अगर वो नहीं हुआ मतलब मैंने अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया। सोचकर भी डर लगता है। मैं 6 या 7 साल की थी जब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। मुझे एक एस्ट्रोनॉमर ही बनना था। मैं आरकानसा नाम के एक गांव में एक फार्म पे पली बढ़ी। तो वहाँ शहर जैसी लाइट्स नहीं थी, बहुत अंधेरा था। आसमान सुंदर था और मुझे बचपन से ही रात को आसमान में देखना बहुत अच्छा लगता था। मैं 4th या 5th ग्रेड में थी जब हबल लॉन्च हुआ था। हमें फॉरवर्ड लैशेस को रिलीज करने की इजाजत मिल गई है। हम सोलर अरे पे दोनों ब्लैंकेट्स को खुलते हुए देख रहे हैं। अच्छा है। उम्मीद है कि हबल भविष्य में ब्रह्मांड के कई रहस्यों पे से पर्दा जरूर उठाएगा। उन्होंने इसे आसमान के खाली हिस्से पर रखने का फैसला किया, बस ये देखने के लिए कि क्या होता है। जो हमने देखा उसे बाकी की दुनिया की तरह हम भी हैरान थे। जहां कुछ नहीं था वहां हजारों गैलेक्सीज दिखाई दी। उससे हमें पहली बार ये एहसास हुआ कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। ये फिजिक्स का एक बहुत कमाल का ट्रिक है कि हम लिटरली अतीत में देख सकते हैं इन विशाल टेलीस्कोप से। वो टेलीस्कोप सच में टाइम मशीन के जैसे हैं, क्योंकि हम उनसे पहले के ब्रह्मांड को देख सकते हैं। ये फिक्शन जैसा लगता है, पर असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट को स्पेस में सफर करने में समय लगता है। एक स्ट्रीट लैंप को देखें तो उसकी लाइट को आपकी आंखों तक पहुंचने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचती है। जब आप ब्रह्मांड में आगे और आगे जाते हैं तो चीजें ज्यादा दूर हैं। वहां से लाइट को हमारे टेलीस्कोप तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। तो जो हम देखते हैं वो अतीत है। हबल के साथ जब हमने पुराने समय में देखा तो हमें कुछ अर्ली गैलेक्सीज और कुछ बहुत यंग गैलेक्सीज दिखी, पर हम शुरुआत की गैलेक्सीज मिस कर रहे हैं। हम पहले हिस्से को, ब्रह्मांड की 1380 करोड़ साल पुरानी कहानी के पहले चैप्टर को मिस कर रहे हैं। हम अंतरिक्ष की विशालता और समय की शुरुआत में देखना चाहते हैं ताकि इन सवालों के जवाब मिल सकें। गैलेक्सीज कैसे बनी और बनती हैं? क्या हमारे सौर मंडल के अलावा और किसी ग्रह पर रहा जा सकता है? क्या जीवन सिर्फ पृथ्वी पर है? हबल और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स ने हमें एक अच्छी शुरुआत दी है, पर हमें और आगे जाना है। अब नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप NGST वो अगला बड़ा कदम होगा। उसे हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहते हैं। वेब बहुत बड़ा कदम है। ये इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पे होने वाला सबसे बड़ा सुधार है। इसे टेलीस्कोप्स का शहंशाह भी कह सकते हैं। ये साफ था कि कम से कम 10 चमत्कार चाहिए होंगे। बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी जो पहली बार इस्तेमाल हुई थी।
बिल्कुल नया डिटेक्टर, बिल्कुल नई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसे 10 मिरर्स को फोकस करना था। एक सबसे जरूरी बात, इसमें कितने सिंगल पॉइंट फेलियर्स हैं। एक सिंगल पॉइंट फेलियर वो सिंगल चीज होती है जो होनी चाहिए और जिसके ना होने से पूरा मिशन नाकाम हो जाता है। नेविगेशन ने पता किया है कि पैराशूट खुल गया है और हम अच्छी डिसेलरेशन देख रहे हैं। मार्स पे लैंडिंग का सक्सेस रेट 80 से 90% था, जो अब तक का सबसे रिस्की मिशन था। वेब उससे 3 गुना से 4 गुना रिस्की है। कमाल का नजारा है। उन्होंने झंडा निकाल लिया है और आप स्टार्स और स्ट्राइप्स देख सकते हैं। सिंगल पॉइंट फेलियर्स के हिसाब से अपोलो से भी बेकार था। तो इसमें कितने सिंगल पॉइंट फेलियर्स हैं? जवाब है 344। आज तक किसी मिशन में इतना सिंगल पॉइंट फेलियर्स नहीं रहे हैं। आप इसे एक असंभव प्रोजेक्ट कह सकते हैं। हम जानते हैं इस काम में नई और अनजान चीजें सामने आती हैं। अंत में टेक्निकली सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर होगी। आप उपलब्ध डेटा के आधार पर सबसे अच्छे फैसले लेते हैं और आप जानते हैं कि उनमें से कुछ के गलत साबित होने का खतरा रहता है। कैट? हाँ, बस शांत हो जाओ। मैं इस मिशन पर पिछले 24 सालों से काम कर रहा हूं। एक तरह से ये मेरा दूसरा बच्चा है। मेरे बच्चों ने तब से सिर्फ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बातें सुनी हैं, जब वो 9 या 4 साल के थे। अब मेरा बेटा 30 का है और बेटी 28 साल की है। सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो प्रेस होगी और पॉलिटिशियंस वगैरह होंगे और वो आपका नाम मिट्टी में मिला देंगे। ये बहुत तनाव में रहते हैं। हर चीज के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचते हैं। रात में ठीक से सो नहीं पाते। वो सब सिंगल पॉइंट फेलियर थिंग्स जो गलत हो सकती हैं, उनके बारे में बहुत सोचते हैं। बेशक सोचता हूँ, मेरी टीम भी सोचती है, इसलिए उन पर बहुत ध्यान देते हैं और सब कुछ चेक करते हैं। ये कुछ ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे तब नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप कहते थे। मिरर जितना बड़ा होगा आप उतनी लाइट कलेक्ट कर पाएंगे, तो फर्स्ट लाइट को देखने के लिए सब कुछ बड़ा होना चाहिए। हमारे पास 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने देखे हैं। ये ओरिजिनल वाला था। इस डिजाइन की पेचीदगियां इन डिटेल्स में है। जब आप इंजीनियरिंग के डिटेल्स में जाते हैं तब समस्याएं सामने आने लगती हैं। एक बड़ी समस्या, इसका डायमीटर उस रॉकेट के डायमीटर से ज्यादा है जिसमें इसे जाना है, तो इसको फोल्ड करना पड़ेगा। हमारे पास डिप्लॉयमेंट्स हैं जो प्राइमरी मिरर सेगमेंट हैं, जो एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह स्टैक्ड हैं। और एक कंसेप्ट ये था कि हम प्राइमरी मिरर को एक ड्रॉप टेबल जैसे 2 लीव्स इस्तेमाल करके डिप्लॉय करेंगे, जो कि हम अब कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी डिजाइन रिव्यू 2008 में था और वहां पर टेलीस्कोप वैसा दिखना शुरू होता है जैसा आज है। ये वेब का बहुत अच्छा मॉडल नहीं है, पर इसके फीचर्स दिखाने के लिए ठीक है। ये एक प्राइमरी मिरर है। स्टार लाइट आती है, प्राइमरी मिरर को हिट करती है, फिर सेकेंडरी मिरर पर फोकस होती है और फिर इस ब्लैक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर पर पड़ती है। उसके बाद यहाँ पीछे जाती है जहाँ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैमरास हैं, स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं। इसका ग्लू थोड़ा निकल रहा है, पर यहाँ पर सनशील्ड है। सनशील्ड सन, अर्थ और मून से आ रही लाइट को ब्लॉक करती है। हम चाहते हैं हमारा टेलीस्कोप ठंडा रहे ताकि उन हल्के तारों से ज्यादा ना चमके जिनको ये देख रहा है। 344 सिंगल पॉइंट फेलियर आइटम्स में से 225 सनशील्ड डिप्लॉयमेंट से जुड़ी है। ऐसी डिप्लॉयमेंट जो पहले कभी नहीं की गई। सबसे पहले वो 2 बड़े पैलेट्स जो आपको दोनों तरफ दिख रहे हैं, वो बारी बारी फील्ड होते हैं। उनके अंदर सनशील्ड की फोल्डेड लेयर्स हैं।
पुलिस और टेंशनिंग मोटर्स का एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम सनशील्ड को सभी 6 वर्टिसेस पर एक्सपेंड करता है और हम उन सभी 5 लेयर्स को इंडिविजुअली टाइप करेंगे, उनको सिर्फ सही शेप देने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के मुकाबले में सही पोजीशन पर जाने के लिए। इस 5 लेयर की टेंशनिंग से 34 सिंगल पॉइंट फेलियर जुड़े हैं। लेयर 2, लेयर 3, 2, 1। इस स्पेस मिशन में और दूसरे स्पेस मिशंस में सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये बहुत ही नाजुक मामला है। ये मेटल का पीस नहीं है, ये एक फोल्ड की गई छतरी जैसा है। हमने 3 फुल स्केल डिप्लॉयमेंट्स की और रिफोल्डिंग से सनशील्ड को काफी नुकसान पहुंचा। सनशील्ड को हो रहे नुकसान को देखते हुए हमने कहा कि बस अब और टेस्टिंग और ओवर टेस्टिंग को रोकना होगा। जब उन लंबी शीट्स के साथ काम होता है तो कई किलोमीटर लंबी केबल्स होती हैं जो एक दूसरे से उलझ सकती हैं और 0G में उन जगहों पर जा सकती हैं जहां आप नहीं चाहोगे। ऐसी हजारों चीजें हैं जो गलत हो सकती हैं। हम सबको अच्छे से फोल्ड करेंगे, उनको एक रॉकेट पे रखेंगे और फिर उसको स्पेस में रोबोटिकली फिर से बनाएंगे और ये पहले कभी नहीं किया गया है। लॉन्च के 14 दिनों बाद हम प्राइमरी मिरर की दोनों साइड्स को लैच करते हैं। प्राइमरी मिरर के साथ 10 सिंगल पॉइंट फेलियर आइटम्स जुड़ी हैं, हर विंग के साथ 5। उस मिरर को बनाने के लिए 18 इंडिविजुअल सेगमेंट्स का आइडिया अच्छा था। हर एक इंडिविजुअल मिरर मूवेबल है, उससे हेक्सागन्स को पोजीशन पर लाने में मदद मिलती है ताकि हमारा टेलीस्कोप रोबोटिकली फोकस हो सके। वो पृथ्वी से करीब 14 लाख किलोमीटर मतलब चांद से करीब 4 गुना ज्यादा दूर जाएगा। आप नहीं चाहेंगे कि टेलीस्कोप क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स पर पहुंचकर टूटने लगे। नासा ने जॉनसन स्पेस सेंटर में सबसे बड़ा क्रायोवैक चेंबर बाद में जोड़ा, जिसे अपोलो एरा में इस्तेमाल किया गया। इस विशाल टेलीस्कोप को लायक बनाने में कई साल लग गए। ये 3 मंजिला इमारत के बराबर है। उसे एब्सोल्यूट 0 से 50 डिग्री ऊपर टेस्ट किया गया और उसने बहुत अच्छे से काम किया। ये एक तरह का चमत्कार है। आखिरकार गॉडर्ड में वो दिन आ ही गया जिसका हमें कई सालों से इंतजार था। उन्होंने उसे ऊपर उठाया और व्यूइंग एरिया की तरफ उसे मोड़ दिया और हम सबको वो मिरर दिखाई दिया। और मैं तो मतलब वो कहीं आंखों में आंसू ना आ जाए क्योंकि हम अपने रिफ्लेक्शन को उसी मिरर में देख रहे थे जो इन्फेंट गैलेक्सीज और दूर के प्लैनेट से आ रही लाइट को डिटेक्ट करेगा। और ये ख्याल कि वो मुझे भी देख रहा है, वो बहुत अच्छी थी। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड को इंफ्रारेड लाइट में देखने के लिए डिजाइन किया है। सबसे दूर की गैलेक्सी इतनी दूर है कि वो अपनी लाइफ को इंफ्रारेड लाइट के तौर पे एमिट करती है, वो लाइट जो ज्यादा रेड है, जिसकी आपकी आंखें देख सकती हैं। यहाँ तक कि अगर हमारे पास एक हबल जैसा एक विजिबल लाइट टेलीस्कोप होता जो कहीं ज्यादा बड़ा था, तो भी हम शुरुआती गैलेक्सीज की लाइट नहीं देख पाते। हालांकि हमने इस टेलीस्कोप को शुरुआत की गैलेक्सीज के बारे में स्टडी करने के लिए डिजाइन किया था, पर ये इतना बड़ा और पावरफुल है कि इससे एक्सोप्लैनेट्स के और दूसरे स्टार्स के चक्कर लगाने वाले प्लैनेट्स के बारे में जानने की हमारी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। खास तौर पर क्या हमारे आसपास का कोई और प्लैनेट भी रहने के लायक है या नहीं, वो जानने के लिए हम उस प्लैनेट के वातावरण में मौजूद मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर को डिटेक्ट कर पाएगा जहां पानी होता है और आमतौर पर जीवन होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रह्मांड में जीवन की तलाश करना ये हमारा अगला बड़ा कदम है।
वो सुनकर कैसा लगेगा अगर मैं कहूं, देखो वो 5 ग्रह हैं, ऐसा लगता है उन पर जीवन है। सोच सकते हैं, उससे सब बदल जाएगा। वेब इंसान की सबसे बड़ी कोशिश है, सच का पता लगाने की कोशिश, अपने बारे में, अपने इतिहास, इस दुनिया के बारे में और जानने की कोशिश। और ये कमाल की बात है, मैं स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ। मेरे फादर एक फंडामेंटलिस्ट चर्च में एक एवेंजलिस्ट पास्टर थे। हमने कभी विज्ञापन का नाम भी नहीं सुना था। मुझे सालों तक यही सिखाया गया कि पूरा ब्रह्मांड 7 दिनों में बना था। और फिर मैं क्लास में गया, टीचर ने समझाया कि विज्ञान में इतिहास की दिशा किस तरह बदली है, और मैंने सोचा मुझे यही काम करना है। मैं विज्ञान के जरिए इतिहास को बदल सकता हूं। मैं ये काम 5 साल से कर रहा हूं। बहुत से लोगों को लगता है कि मुझ में सब्र नहीं है। मेरी शक्ति को अक्सर मेरी बेसब्री समझा जाता है। पर मान लीजिए हम नाकाम होते हैं, वो विज्ञान के लिए एक बड़ा झटका होगा। हम 10-20 साल पीछे चले जाएंगे। किलोमीटर्स का हिसाब रखता हूं। हर साल उस साल के तनाव के अनुसार लगभग 1600 किलोमीटर होते हैं। जितना ज्यादा तनाव उतना ज्यादा किलोमीटर। अब 1900 के पास हूं। नासा एजेंसी की एक टैगलाइन है, नाकामी कोई विकल्प नहीं है। ये टैगलाइन सुनने में अच्छी लगती है, पर जब भी हम कोई मिशन करते हैं, नाकामी एक विकल्प होता है। चुनौतियां शुरुआत से ही होती हैं। In making the Webb Telescope program possible, and also acknowledge the extraordinary contributions of our innovative science community. जब पहली बार किसी ने इस टेलीस्कोप के प्राइस की बात की, तो वो सब जो हबल स्पेस टेलीस्कोप पे काम कर चुके थे, जो $600 करोड़ में बना था, वो जानते थे कि ये बकवास है। जब काम शुरू हुआ तो कॉस्ट अचानक $600 करोड़ तक चली गई। मिस्टर हॉवर्ड, आपने वो मूवी देखी है, द मनी पिट? क्या आपको लगता है कि यहां भी कुछ वैसा ही हो रहा है? कांग्रेस ने एक जांच बिठाई थी। वो चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। ऐसा लगता है कि अब वो पूरा नहीं होगा। कांग्रेस उसे कैंसिल कर देगी। वो एक झटका था। मैं एक युवा वैज्ञानिक हूँ जो इस टेलीस्कोप के साथ विज्ञान करना चाहती हूँ, और अब हमें रोका जा रहा है। कांग्रेस ने कहा हम आपको पैसे देंगे, और तब मैं सामने आया। उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, और बस सब ठीक है। आपका ये काम कैसा चल रहा था? थोड़ा टाइम लग रहा है, पर सब ठीक है। पर सब ठीक नहीं है। मुझे याद है उसे वाइब्रेशन और एक्यूस्टिक के लिए तैयार किया गया। उसमें हम टेलीस्कोप को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसे वैसे हिलाते हैं जब वो रॉकेट में हिलेगा, और हमने उस पर साउंड ब्लास्ट की, वैसी ही जैसे लॉन्च के दौरान होती। पहला टेस्ट बहुत अच्छा रहा। फिर जब हमने उसे स्पेसक्राफ्ट और सनशील्ड के साथ टेस्ट किया, तो फास्टनर्स नीचे गिरने लगे। उसमें 10,000 स्क्रूज लगे हैं। अगर आपने कभी बाइसिकल ठीक की हो तो आपको पता होगा, जब आप फास्टनर्स लगाते हैं, आपको उसे लॉक करने के लिए टाइट करना होता है। वो फास्टनर्स लॉक नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? उसे स्पेस में जाना है, फास्टनर्स लॉक होने चाहिए। तो हमें सारे फास्टनर्स ढूंढ के फिर से लगाने पड़े। इस समस्या को सुलझाने में 6 महीने और $15 करोड़ लगे। लोग उससे ज्यादा गलतियां कर रहे हैं जितनी उन्हें करनी चाहिए। ये शर्म की बात है।
बहरहाल इस मिशन पे किसी भी और मिशन के मुकाबले ज्यादा नेगेटिव स्टोरीज बताई गई। नाकामयाबी के साथ कोई भी दिखना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं वो कामयाबी का हिस्सा बने, किसी भी स्पोर्ट्स टीम की तरह। जो जीतता है वही सिकंदर होता है। हमारी टीम में एक से बढ़कर एक लोग हैं। मैं इसे एक लीडरशिप इशू मानता हूं। इसमें मिरर के स्क्रैच और डैमेज होने का खतरा है, तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। तो मुझे लीडर्स को बदलना था। मुझे टीम को साथ लाकर उनमें वो फोकस पैदा करना था जो एक बेहद मुश्किल काम करने के लिए जरूरी होता है, राइट? तो आपको एनर्जी चाहिए। हाँ, हम ये करेंगे। और शायद फिर वही हुआ। मुझे वो दिन याद है जब मैं पहली बार सच में हैरान रह गया। 2 आधे हिस्से, प्राइमरी मिरर और सनशील्ड, दोनों को साथ आना था। मुझे पता था वो बहुत मुश्किल होगा। वो दोनों हाफ्स एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। सिस्टम्स और केबल का ठीक से काम करना जरूरी था। जब दोनों हाफ साथ आए तो सब ठीक हो गया। जो टीम अब तक संघर्ष कर रही थी वही अब अच्छे नतीजे दे रही थी। अचानक ही बहुत फर्क आ गया था। वो लोगों की उम्मीदों से भी बेहतर काम कर रहे थे। ये कमाल है। हमारे पास एक मिशन है जो तैयार है। ऐसे में अगर कोई मुझसे पूछता है आप वेब को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, तो मैं चुप रहूंगा। हमने इस टेलीस्कोप को लॉन्च पैड तक पहुंचाने में कई साल लगाए। मैं सोच रही हूँ ये सच में हो रहा है। मैं उत्साहित हूँ, खुश हूँ और घबराई हुई भी हूँ। ट्विलाइट लॉन्चेस वो होने के बाद अच्छे लगते हैं, जैसे पैराशूट से छलांग लगाना होता है। जब पैराशूट खुल जाता है तो बेशक आप राहत की सांस लेते हैं। हम लॉन्चिंग से सिर्फ लगभग 12 घंटे दूर हैं। उम्मीद है ये मौसम साथ देगा और हम कल सुबह ये टेलीस्कोप लॉन्च कर पाएंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो दिन सच में आ गया है। मैं खुश हूँ और इस टेलीस्कोप को जल्दी से स्पेस में भेजना चाहती हूँ। मैंने दोनों स्पीचें लिखी। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि वो ओरिजिनल हो और उसमें पर्सनल टच हो। नाकाम होना या कामयाब होना, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव स्पीच को कोई याद नहीं रखेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो चाहूं वो कह सकता हूं। नेगेटिव स्पीच से फर्क पड़ता है, तो उस बारे में ध्यान से सोचना जरूरी है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu। मुझे पहले आर्यन 5 की नाकामी याद है। मुझे अभी भी याद है क्या हुआ था। वो दिन सच में बहुत ही मनहूस दिन था। आज का लॉन्च कामयाब नहीं रहा और वेब योजना अनुसार अपने ऑर्बिट में नहीं पहुंचा।
ये हम सब के लिए और विज्ञान और ब्रह्मांड अन्वेषण के लिए एक बड़ा झटका है। हम बेहद निराश हैं। They made an automatic adjustment to the trajectory. हालांकि इस वक्त हम एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक चीज कभी नहीं बदलेगी, अंतरिक्ष के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए हमारी प्रतिबद्धता। Standing by for terminal count. À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. इस दशक की या शायद इस सदी की सबसे शानदार चीज होने वाली है। हबल का सक्सेसर उससे 3 गुना बड़ा और कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लॉन्च होने वाला है। फेलिज नेविदाद, मैं आज सुबह 4:50 से पहले उठ गई JWS की लॉन्च देखने के लिए। मैं सभी साइंस गॉड से प्रे कर रहा हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और 6 महीने में हमें वो शानदार डेटा मिलने लगेगा। मैरी क्रिसमस एवरीबॉडी। यहाँ कोरो फ्रेंच गियाना में जुपिटर कंट्रोल सेंटर से आप एरियाना 5 को उसके लॉन्च पैड पर लाइव देख रहे हैं, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को उसके सफर की शुरुआती फेज में भेजने के लिए तैयार है। इस वक्त हजारों वैज्ञानिक इस लॉन्च को देख रहे हैं। उनका पूरा भविष्य इस लॉन्च की कामयाबी पर निर्भर करता है। मैरी क्रिसमस। हम यहाँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का लॉन्च देखने आए हैं। अभी हमारे पास ग्रीन बोर्ड है। काउंटडाउन के दौरान कोई इशू भी नहीं। एक बार फिर यहाँ करूँ मैं, फ्लाइट कंट्रोल टीम को कोई इशू नहीं मिला है। वैसे मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, पर आज मैं अपने साथ 3 लकी चार्म्स रखूंगा। मेरे पास मेरे डैड का एक टैक्सी लाइसेंस है, मेरे पास मेरे ग्रैंडफादर मेंजिल की बो टाई है और ग्रैंडफादर डेलियो की लॉग बुक है, जब वो एक प्राइवेट पायलट थे। यहाँ स्पेस पोर्ट पे क्रिसमस डे लॉन्च के लिए सब कुछ ठीक लग रहा है। ऑपरेशन स्मूथली चल रहे हैं, काउंटडाउन अच्छे से हो रहा है, सभी सिस्टम्स ग्रीन हैं और हम लॉन्च के लिए तैयार हैं। मौसम ठीक है। नासा ऑफिशियल्स टेलीमेट्री को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। टर्मिनल काउंटडाउन का इंतजार है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. And we have engine start. And liftoff. Allumage UAP, décollage. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported. Trajectoire nominale. Vehicle performance is nominal. Woo! Out will be as jubilant as everybody here at the Guyana Space Center. Charlotte Besco. हम वेब सेपरेशन से लगभग 17 सेकंड दूर हैं। स्प्रिंग्स वेब को अरियाना 5 के अपर स्टेज से पुश करेंगे। मुबारक हो। हमारे पास ऑब्जर्वेटरी सेपरेशन की कंफर्मेशन है, जिसके बाद अब वेब के सोलर अरे को डिप्लॉय किया जाएगा। वेब इंटरनल बैटरी पावर पर रहेगा जब तक उसका सिंगुलर सोलर अरे खुल नहीं जाता। अरे खुल चुका है और उसकी पावर पॉजिटिव होने की कंफर्मेशन हमें मिली है। सोलर एरे खुल गया है।
शाबाश। ये हुई ना बात। जैसे जैसे वो अर्थ से लगभग 16 लाख किलोमीटर दूर अपनी वर्क प्लेस पर जा रहा है, उसे मिशन ऑपरेशन सेंटर यानी MOC के टेलीस्कोपिक कंट्रोलर्स डिप्लॉय करेंगे। अगले कुछ हफ्तों में वेब अपने एंटीना, सनशील्ड और मिरर को डिप्लॉय करता रहेगा। और प्रोसीजर एक साथ 60 टन टेलीस्कोप को पूरी तरह से असेंबल करने की एक तरफ एक क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड कदम है। वेब टेलीस्कोप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों ने बनाया और आज उन सब के मन में बहुत बेचैनी होगी। किसी भी पॉइंट पर कुछ भी हो जाए तो मानव जाति उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगी। लॉन्च के लिए सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और हम सब बहुत खुश हैं। हम जानते हैं कि सबसे मुश्किल हिस्सा अभी आना बाकी है, इस टेलीस्कोप को डिप्लॉय करना कई लाख किलोमीटर से एक आइकिया डेस्क को रोबोटिकली बनाने जैसा है। वेब एक सेकंड में लगभग 1.5 किलोमीटर चल रहा है। हम जल्दी ही लूनर ऑर्बिट को पार करेंगे, तो इस वक्त हम करीब 3.5 लाख किलोमीटर के आसपास हैं। वेब L2 पॉइंट की तरफ जा रहा है, अर्थ से 16 लाख किलोमीटर दूर। अगर आप अर्थ पर हो और आपको हल्के तारे देखने हो तो आप उनको शहर में नहीं देखते, आप गांव में जाते हैं। हमारे लिए L2 पर जाना गांव में जाने जैसा है, और वो एक ऐसी जगह है जहां सन की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी मिलकर सन के इर्द गिर्द एक स्टेबल ऑर्बिट बनाती है। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ से मून तक जाने में करीब 3 दिन लगे थे। L2 पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें करीब 30 दिन लगेंगे और उस रास्ते में हम डिप्लॉय कर रहे हैं। ये मेरी पहली डिप्लॉयमेंट है, मैं नर्वस हूँ। खास तौर पे ये मिशन, इसको सर्विस नहीं कर सकते हैं। बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मिशन ऑपरेशन सेंटर में हम कई 100 लोग दिन रात काम कर रहे हैं, खास तौर पे फ्लाइट ऑपरेशंस टीम। हम टेलीस्कोप से इस मिशन ऑपरेशन सेंटर के जरिए कम्युनिकेट कर पाते हैं। हम टेलीस्कोप को कमांड्स या कोड के ब्लॉक्स भेजते हैं उसे बताने के लिए कि उसे क्या करना है। हम टेलीस्कोप को स्पेस में देख नहीं सकते, वो बहुत दूर है, तो हमारे पास एक टूल है जो टेलीस्कोप का एक एनिमेटेड मॉडल है, जहां हम टेलीस्कोप को अनफोल्ड होते देख सकते हैं। एक लटीना महिला होने के नाते मैं इस इंडस्ट्री में एक यूनिकॉर्न जैसी हूँ। इस स्पेस में मेरे जैसा कोई नहीं था जिसे मैं देख सकूं। मुझे मेरा नासा बैज मिला जब मैं 19 साल की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी इतनी अच्छी जगह पर पहुंचूंगी, पर यहाँ पहुंचते ही मैंने सोच लिया कि मैं कुछ खास करूंगी। मैं डिप्लॉयमेंट सिस्टम के लिए कोड्स और प्रोसीजर्स डेवलप करती हूँ। हम चाहे ऑर्बिट पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हों, उन सब सिस्टम्स को मिलाकर फंक्शंस और फ्लो करना चाहिए। ऑर्बिट पर एक्टिविटी करने के लिए क्या आप तैयार हैं? प्रोसीड, हम तैयार हैं। कॉपी दैट, थैंक यू। कमांड लाइन ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट। ज्यादातर सिंगल पॉइंट फेलियर सनशील्ड से जुड़े हैं। अगर मैकेनिज्म रिलीज नहीं हुए तो वो बुरी खबर है। ओके, मोटर होल स्टेट में चली गई है। एग्जीक्यूट।
सब कुछ ठीक लग रहा है, आप जारी रख सकते हैं। आप चाहे कितना टेस्ट कर लें, एक पैराशूट की तरह सबसे जरूरी ये होता है कि आपने उसे पिछली बार कैसे फोल्ड किया था। इसका पता आपको तब तक नहीं चलता जब तक आप इससे जंप नहीं करते और रिप कॉर्ड नहीं खींचते। Go to proceed on to step 031 for the group 6. Copy on the wing. सब ठीक लग रहा है, जारी रख सकते हैं। सब ठीक है, आप अपना काम जारी रख सकते हैं। प्रॉक ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिंग। फायर कर सकते हैं। तब देखते हैं दोनों कैसे फायर करते हैं। अब आप डिप्लॉय को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट। मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि सन शील्ड की सभी 5 लेयर्स फुल्ली टेंशन्ड हैं। शाबाश, थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया सनशील्ड टीम, बहुत अच्छा काम किया। आप सबको मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा दिन था। पहले से बताना मुश्किल था पर हो गया। अच्छी बात है कि हम टेलीस्कोप को ठंडा करने में कामयाब रहे। अभी तक हम 344 सिंगल पॉइंट फेलियर्स में से 266 को एलिमिनेट कर चुके हैं। वो फेल नहीं हो सकते हैं क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं है, वो हो चुके हैं। पर फिर भी हमें सावधान रहना होगा क्योंकि अब भी कुछ चीजें बाकी हैं। गुड मॉर्निंग थॉमस, सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। मिलके अच्छा लगा। मैड्रिड में स्टेशन ग्रीन है और स्टैंड अप का इंतजार है और ओशियन ऑप्स ने वो पैरामीटर्स वेरीफाई कर दिए हैं। हम वो मोटर मूव कर सकते हैं। अगर प्राइमरी मिरर के विंग्स लैच नहीं हुए तो वो उस तरह से वाइब्रेट नहीं करेंगे जैसा हम चाहते हैं और उस वाइब्रेशन से इमेजेस ब्लर हो जाएंगी। हम अपने फुल प्रीलोड पे पहुंच गए हैं और अब हम प्रोसीड कर सकते हैं 046 और SFS 256 को एक्टिवेट करने के लिए। हाँ ठीक है, आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। पैरामीटर्स अच्छे लग रहे हैं। मोटर मूव के साथ प्रोसीड करो। शाबाश, इसको वहां पिच करो। बाहर है, ये देखिए। अब 54 पे लगभग आधा हो चुका है। क्या बात है। हाँ, अब मुझे 5 चाहिए, 6 चाहिए। बस होने वाला है। 4 3 2 1। अब हमारे पास एक फुली डिप्लॉयड JWST ऑब्जर्वेटरी है। प्राइमरी मिरर आखिरी हो गया। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या बात है। ज्यादा मुश्किल नहीं था।
आज बहुत बड़ा दिन है। तो बताओ कैसा महसूस हो रहा है? वो सब उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से हुआ जितना हमने सोचा था, और इसलिए मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं एक शैंपेन खोलना चाहती हूँ पर फिलहाल मेरे पास नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी कितना एक्साइटेड और इमोशनल हूँ। हमारे पास ऑर्बिट पे एक डिप्लॉयड टेलीस्कोप है। मैं आप सब के बलिदान की बहुत कद्र करता हूँ जो आपने शानदार टेलीस्कोप के लिए दिया है, जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है। तो आप लोगों को इतिहास रच के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। JWST ने अपने सभी मेजर डिप्लॉयमेंट्स पूरी कर ली है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हमने स्पेस में अब तक की सबसे बड़ी और कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेटरी भेजी है और अब कुछ लाजवाब इमेजेस की उम्मीदें हैं। हाँ, हमने कर दिखाया। ये सोचना मुश्किल है कि वो पहली इमेजेस कैसी होगी, समय के साथ गैलेक्सीज कैसे बदलती है। तो मेरी दिलचस्पी इसमें है कि गैलेक्सीज में स्टार्स, ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं और समय के साथ वो प्रक्रिया कैसे बदलती है। तो मैं डीप फील्ड इमेजेस को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम उन डीप फील्ड्स में ही सबसे दूर की गैलेक्सीज को देख सकेंगे, पर वो पृथ्वी से कई लाखों किलोमीटर दूर है और अब भी कई सारी गड़बड़ हो सकती है। खतरा हमेशा रहता है। अभी ऐसे 49 सिंगल पॉइंट फेलियर आइटम्स हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं, और अगर वो सिंगल पॉइंट फेलियर आइटम्स फेल होते हैं तो मिशन बर्बाद हो सकता है। शर्म की बात है कि हबल टेलीस्कोप ब्लर है। टेलीस्कोप के 2 मिरर्स में से एक इफेक्टिव है, जिससे इमेजेस धुंधली हो रही हैं। हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप को ऑन किया और वो आउट ऑफ फोकस था। प्राइमरी मिरर की फोकल लेंथ गलत थी। ये उन वैज्ञानिकों के लिए बुरी खबर थी जो उन इमेजेस का इंतजार कर रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती कि उस वक्त उस पर काम करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स पर क्या बीत रही होगी। तब मैं बहुत छोटी थी और मुझे सच में बहुत बुरा लगा। अच्छा आइडिया है। एस्ट्रोनॉट्स वहां गए और उन्होंने एक छोटा सा ऑप्टिकल पीस लगाया। उससे फोकल लेंथ ठीक हो गई। एक ब्राइट पिक्सल। there. हबल के साथ समस्या ये है कि वो बहुत दूर है। हम इसे ठीक करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेज सकते हैं। हम टेलीस्कोप को अलाइन करेंगे, उसको रीफोकस करेंगे। वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हबल का भूत इस टीम को कई दशकों से डरा रहा है। मेरे कई मेंटर्स हबल में शामिल थे। उन्होंने मुझे बताया था वो बड़ा दिन कैसा था। पूरी दुनिया देखती है और कुछ गड़बड़ हुई तो आपकी जान निकल जाएगी। तो पिछले कुछ घंटों में हमने टेलीस्कोप की स्टेट को जानने के लिए थोड़ा कैलिब्रेशन डेटा लिया है। अभी तक उसे हम में से किसी ने नहीं देखा है। अब देखते हैं। ये तो बहुत सुंदर है। वाओ! हर तरफ गैलेक्सीज हैं। सच में बहुत सुंदर लग रहा है। सच में लाजवाब है। वहाँ पर स्टार्स से ज्यादा गैलेक्सीज हैं। बहुत शानदार और साफ हैं, जैसी होनी चाहिए। अब तक के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च होने के 6 महीने बाद वेब स्पेस टेलीस्कोप के फ्लाइट कंट्रोल रूम में मौजूद टीम उसे सामने लाने वाली है, जिसका इंतजार दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स कई दशकों से कर रहे हैं। टेलीस्कोप की पहली फुल कलर इमेजेस।
आपको लगता है ये सबसे अच्छी ओरिएंटेशन है इस ग्रुपिंग हाँ, के मैं लिए? कई अलग ओरिएंटेशंस ट्राई कर चुका हूँ, पर क्योंकि ये बेसिकली एक स्क्वायर है, हम जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, वो इंफ्रारेड इंफॉर्मेशन हमें उसे कहीं ज्यादा डिटेल्स दे रही है जो हमें हबल से विजिबल में मिली थी, पर उसे सच में देख पाना, मतलब इसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। रॉ मटेरियल जो हमें टेलीस्कोप से मिलता है वो शुरू में एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है, फिर मैं उसके पिक्सेल्स में जाता हूँ और जितना हो सके उतनी कलर इमेज सामने लाता हूँ, क्योंकि मेरा असली काम डेटा में कुछ भी बदले बिना डेटा के रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को सामने लाना है। वहाँ सब कुछ है, यूनिवर्स अंधेरे में छुपा हुआ है और हमें उसे सामने लाना है। इसमें कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एस्ट्रोफिजिकल मीनिंग है। हम इसमें साइंटिस्ट के साथ काम करते हैं और जानते हैं इन इमेजेस के बारे में उनका क्या कहना है। ये इमेज का रेड चैनल है, हालांकि ये ब्लैक और वाइट है। जब मैं हर चीज़ को कलर में कंबाइन करूंगा तो ये रेड हो जाएगा, और इसलिए यहाँ एक दूर की गैलेक्सी या सब फेंट फजी ऑब्जेक्ट्स, ये सब वो हैं जो रेड होकर सामने आएंगे। फिर मैं यहाँ ग्रीन चैनल को ला सकता हूँ और अब आप देख सकते हैं जो कलर सामने आए हैं वो सिर्फ रेड और ग्रीन हैं, और ग्रीन वाली वो हैं जो ज़्यादा पास की गैलेक्सीज हैं और बाकी बेशक स्टार्स हैं। और फिर जब मैं ब्लू में शॉर्ट वेवलेंथ्स को लाता हूँ उससे इमेज में जान आ जाती है। ये इमेजेस बहुत कीमती हैं, ये हमारे बच्चों जैसी हैं और हम इनको और संवारते रहते हैं ताकि वो दुनिया के सामने जाने के लिए तैयार हो सके। मुझे लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है, क्योंकि वो सिर्फ विज्ञान के लिए जरूरी नहीं है, वो पूरी मानव जाति के लिए जरूरी है। तो ये कोई मामूली घटना नहीं है और इस घटना का एक हिस्सा होना मेरे लिए गर्व की बात है। आज ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और साफ होने वाली है। नासा's वेब स्पेस टेलीस्कोप की वो पहली फुल कलर इमेज जिसका सबको इंतजार है, उसका अनावरण प्रेसिडेंट बाइडेन करेंगे। शायद हमें उस इमेज की शुरुआत करनी चाहिए जो आज रात प्रेसिडेंट दिखाने वाले हैं। ठीक है। यही है जिसे हम वेब फर्स्ट डीप फील्ड कहते हैं। ऑब्जर्वेटरी को सेटअप करने के लिए ओरिजिनल वजह यही थी और हमें लगता है यूनिवर्स का अब तक का ये डीपेस्ट व्यू है। तो प्लीज, तो डीपेस्ट हबल इमेजेस लेने में हफ्ते लगे थे, हमने ये कुछ घंटों में किया। आप एक विशाल गैलेक्सी क्लस्टर देख रहे हैं। जब हम इस तरह का भंवर देखते हैं तो ये एक पूरी गैलेक्सी है। ये पूरी गैलेक्सी है, हर पॉइंट लगभग एक गैलेक्सी है। इस तस्वीर में 7000 से भी ज्यादा हैं। इस फील्ड का साइज इतना है कि आप रेत का एक कण लें और इसे एक एंगल से पकड़ें। हाँ, ये आसमान में एक छोटी सी फील्ड है और जहां भी हमने देखा आसमान गैलेक्सी से भरा है, वो एकदम दिखती है। ये छोटा रेड डॉट देख रहे हैं? हाँ, ये सबसे दूर वाली है। 1310 करोड़ साल। और हमारा ब्रह्मांड 1380 करोड़ साल पुराना है। प्रेसिडेंट को इसके बारे में बताते हुए मुझे क्या कहना चाहिए? जो आप देख रहे हैं ये हमारा ओरिजिन है और यूनिवर्स में हर गैलेक्सी और स्टार का ओरिजिन है। ये हमारा इतिहास है। ये हमारा पूरा इतिहास है, हमारा पूरा इतिहास। जैसे जैसे मुझे पता चलता है कि ये कॉस्मोस कितना बड़ा है, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और इस सब में मैं कैसे फिट होता हूं। आज अमेरिका और पूरी मानव जाति के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमें यूनिवर्स के इतिहास की सबसे पुरानी डॉक्यूमेंटेड लाइट की एक झलक दिखेगी जो 1300 करोड़, फिर से कहता हूँ 1300 करोड़ साल पुरानी है। सोचकर ही अजीब लगता है। और अब इस चमत्कारी टेलीस्कोप की पहली इमेज को देखते हैं। यकीन नहीं हो रहा, जेम्स वेब टेलीस्कोप से आई पहली इमेज मेरे पीछे है। करोड़ों साल पुरानी गैलेक्सीज। ओह माय गॉड! वाओ!
सच में लाजवाब है। ओह माय गॉड, मेरे पास शब्द नहीं है। ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है। सच कहूं तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता। ये कमाल की फोटो है, शानदार है। ओह माय गॉश। मेरी और मेरे कॉलिग्स की प्रतिक्रिया खुशी और हैरानी की थी। उस इमेज ने हम सबके होश उड़ा दिए। हम जानना चाहते थे कि वहाँ जो कुछ भी है हम उसे देख पाएंगे। तो चलिए अब हम आपको वो इमेज दिखाते हैं। इसको स्टीफन क्विंटन कहते हैं और ये आश्चर्यजनक है। जियोवानी, आपका क्या ख्याल है? रेज निकल रही हैं धुंध की तरह। पिलर्स ऑफ क्रिएशन मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर का एक इलाका है जहां स्टार्स बनते हैं। लाइट का हर एक डॉट जो हम इस इमेज में देख रहे हैं वो एक स्टार है जो हमारे सन से अलग नहीं है। हमारा सोलार सिस्टम और यहाँ तक कि हम भी उसी मटेरियल से पैदा हुए थे जो हम इन खूबसूरत इमेजेस में देख रहे हैं। हमारे खून में आयरन और हमारी हड्डियों में कैल्शियम लिटरली उस स्टार से बने थे जो करोड़ों साल पहले एक्सप्लोड हुआ था। न्यूबॉर्न स्टार्स डस्ट में ढके होते हैं और हमें उस डस्ट में से देखना होता है और वो हम इंफ्रारेड लाइट की मदद से देख सकते हैं। ये एक डाइंग स्टार है जो अपने जीवन के आखिरी चरण में है। कार्टव्हील गैलेक्सी का ये सुंदर दृश्य हमें बताती है कि क्या होता है जब गैलेक्सीज टकराती हैं। एक्सोप्लैनेट साइंस की फील्ड में JWST की नई खोजें बहुत ही कमाल की हैं। हाल ही में 700 लाइट ईयर्स की दूरी पर सूरज जैसे एक स्टार के चक्कर लगा रहे एक गैस जायंट प्लैनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड होने का पता चला है। पहली बार सोलार सिस्टम के बाहर किसी प्लैनेट में कार्बन डाइऑक्साइड होने का सुराग मिला है। मैं अब भी हैरान हूँ, यकीन नहीं होता सच में। हाँ, वो बहुत खूबसूरत है। ये एक मिसाल है कि हम इंसान क्या कर सकते हैं जब किसी अच्छे मकसद के लिए हम मिलकर काम करते हैं। इस वक्त दुनिया में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत मुश्किल समय है और ये बहुत अच्छी बात है कि उस दौर में एक हल्की सी रोशनी है जिसमें हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। इससे पता चलता है कि क्या हो सकता है जब हम साथ मिलके कोई मुश्किल काम करते हैं। 10,000 लोग, सबकी अपनी ताकतें और कमजोरियां, सबके पास नाकाम होने के अलग अलग कारण, साथ मिलकर एक लाजवाब टीम बनाते हैं और कामयाब होते हैं। ये कर सकते हैं तो कितनी ही और समस्याएं सुलझा सकते हैं। तो मेरे लिए
ये अंतरिक्ष में उम्मीद की एक किरण है और उम्मीद में बहुत ताकत होती है। हमने 1350 करोड़ साल पीछे देखने का इतिहास बनाया है। मुझे नाज है और मुझे काफी उम्मीदें हैं क्योंकि ये इमेजेस दुनिया को दिखा रही हैं कि हमारे यूनिवर्स में एक्सप्लोर करने के लिए और बहुत कुछ है और हम किस तरह से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। उम्मीद है मैं अपने ग्रैंडकिड्स को बता सकूंगा कि मैं उस टेलीस्कोप को बनाने वाली टीम में था जो एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देगा। हम अकेले हैं या नहीं? हर स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसी चीजें ढूंढी हैं जो किसी ने नहीं सोची थी। मुझे उम्मीद है कि जेम्स वेब के साइज का एक टेलीस्कोप हमें पूरी तरह से हैरान करके रख देगा।